इस वीडियो में हम यह बात करने वाले हैं कि हम हमारे वेग स्थिरांक k की इकाइयां कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे करने से पहले हमें यहाँ पर दो चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें से पहली चीज है कि वेग स्थिरांक k की इकाइयां होती हैं। हालांकि यह चीज रसायन विज्ञान के सभी स्थिरांकों के लिए सत्य नहीं होती है, लेकिन k के लिए यह सत्य है। अब दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए वह ये है कि k की इकाइयां वेग नियम यानी कि रेट लॉ पर निर्भर करती हैं। तो हम इस दूसरे बिंदु का उपयोग करेंगे, यानी वेग स्थिरांक k की इकाइयों की व्युत्पत्ति करने के लिए वेग नियम का उपयोग करेंगे। और यह चीज हमारे काम को काफी सुविधाजनक बना देती है, क्योंकि अब हमें विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए k की इकाइयों को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम रसायन विज्ञान की कक्षा में देखे जा सकने वाले सबसे 3 सामान्य वेग नियमों पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर शून्य कोटि, प्रथम कोटि व द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं की बात करेंगे। तो हम इन तीनों प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए k की इकाइयों की व्युत्पत्ति करने वाले हैं। आइए सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग नियम होता है वह होता है वेग बराबर वेग स्थिरांक k गुणा हमारा जो अभिकारक A है उसकी सांद्रता और इसकी घात 0। अब हम जानते हैं कि किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो इसका मतलब कि जो वेग है वह वेग स्थिरांक k के बराबर ही आ गया है। और हम जानते हैं कि वेग की जो इकाई है वह हमेशा समान ही होती है और वह मोलर प्रति सेकंड आती है। तो वेग की इकाई तो हमेशा मोलर प्रति सेकंड होती है। और यहाँ पर यह बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो आप इन्हें संख्याओं के रूप में सोच सकते हैं। यानी अगर यह बराबर का चिन्ह है तो इस पक्ष की इकाइयां और इस पक्ष की इकाइयां ये दोनों समान ही होंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर k की जो इकाई है वह भी मोलर प्रति सेकंड ही आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो k की इकाई है वह मोलर प्रति सेकंड आ गई है। अब कुछ इसी तरीके का उपयोग करते हुए हम प्रथम एवं द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए भी k की इकाइयां ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग नियम होता है वह होता है वेग बराबर वेग स्थिरांक k गुणा अभिकारक A की सांद्रता और इसकी घात 1। तो अब हम जानते हैं कि वेग की जो इकाई है वह तो हमेशा मोलर प्रति सेकंड होती है। अब इसके बाद हम यह भी जानते हैं कि A की सांद्रता की इकाई मोलर होती है। तो इसका मतलब है कि k की इकाई गुणा मोलर बराबर मोलर प्रति सेकंड मिल जाना चाहिए। तो मोलर तो यहाँ पर दोनों पक्षों में है, तो हमें इसकी चिंता तो नहीं करनी है। बस यहाँ पर यह 1/सेकंड वाला पद नहीं था, तो हमने यह लिख लिया है। तो इसका मतलब है कि k की जो इकाई है वह 1/सेकंड आएगी। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k की इकाई 1/सेकंड हो जाएगी। अब अगर आपको इस तरह से पीछे से गणना करने में अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ पर k की इकाइयां ज्ञात करने का एक और तरीका है। अगर हम k को एक पक्ष में लेकर आ जाते हैं और बाकी सभी चीजों को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो k बराबर हमें मिलेगा वेग बट्टा A की सांद्रता। तो मैंने बस यहाँ पर दोनों पक्षों में A की सांद्रता से भाग लगा दिया है। अब अगर हमें k की इकाइयां ज्ञात करनी है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर दोनों पक्षों में इकाइयां समान ही आने वाली हैं, यानी कि k की इकाइयां बराबर आएंगी वेग की इकाइयां बटा A की सांद्रता की इकाइयां। अब देखिए वेग की इकाई तो होती है मोलर प्रति सेकंड और सांद्रता की इकाई है मोलर। तो मोलर से मोलर यहाँ पर निरस्त हो जाएगा और k की इकाई हमें 1/सेकंड मिल जाएगी। तो k की इकाई ज्ञात करने का यह और ज्यादा आसान तरीका है। लेकिन आप यह समझ पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर उसी विचार का बार बार प्रयोग कर रहे हैं कि इन्हें हम संख्याओं के रूप में देख सकते हैं और इस बराबर के चिन्ह के दोनों पक्षों में समान इकाइयां ही आएंगी। अब चलिए एक अंतिम उदाहरण लेते हैं जिसमें हम द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए k की इकाइयां ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग नियम होता है वह होता है वेग बराबर वेग स्थिरांक k गुणा A की सांद्रता और यहाँ पर इसकी घात है 2। तो अब देखिए वेग की इकाई तो होती है मोलर प्रति सेकंड और यहाँ पर सांद्रता का वर्ग किया हुआ है। तो सांद्रता की इकाई मोलर होती है और उसका वर्ग है, यानी यहाँ पर मोलर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कोई मान आ रहा होगा जिसे जब हम मोलर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमें मोलर प्रति सेकंड मिल जाना चाहिए। तो पहले तो देखिए यहाँ पर हम 1/सेकंड से गुणा कर लेते हैं,
उसके बाद हमें यहाँ पर एक सांद्रता की इकाई यानी कि मोलर लिखना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर यह मोलर से 1 मोलर निरस्त हो जाए और 1 मोलर ऊपर बच जाए, यानी हर अर्थात डिनोमिनेटर में हम मोलर से गुणा कर लेंगे। अब इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए जो K की इकाई है वह 1 मोलर गुणा सेकंड आ जाएगी। तो ये हमारे सामने रसायन विज्ञान की कक्षा में देखी जा सकने वाली सबसे 3 सामान्य आणविकताएं यानी कि मोलिक्यूलरिटीज आ गई हैं। और कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे सामने ऐसी अभिक्रिया आ जाए जो न तो शून्य, न ही प्रथम और न ही द्वितीय कोटि की हो। तो उस स्थिति में हम वेग नियम का उपयोग करके वेग स्थिरांक K की इकाइयां ज्ञात कर सकते हैं।